नमस्कार, बिफोर न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश भर के अंदर पंचायती चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और प्रथम चरण के 9 जिलों का चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका है। वहीं दूसरी चरण के तहत होने वाले 9 जिलों के चुनाव का प्रचार प्रसार भी जो है जोर पकड़ चुका है। ऐसे में हर उम्मीदवार जो है दर दर जा कर के अपने पक्ष में मतदान की जो अपील लोगों से वो कर रहे हैं। तो इसी चुनावी माहौल के अंदर बिफोर न्यूज़ की टीम जो है आज पहुंची है गरोंडा उपमंडल के गांव बड़सत में जहां पर हमारे साथ मौजूद है गांव बड़सत से निवर्तमान सरपंच और भावी उम्मीदवार महेश कुमार मलिक जी। तो महेश कुमार मलिक जी से जानेंगे कि क्या कुछ प्रमुख मुद्दे इस चुनाव में उनके रहने वाले हैं और क्या कुछ रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। जी महेश जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी यहाँ पहुँचने का बहुत स्वागत है और आपको भी लख लख बधाई होवे कि आपने बरसत गांव की खबर ले ली है और इसी तरह लेते रहो और इसी कदम से आगे हम बढ़ते रहें। धन्यवाद जी। महेश कुमार मलिक जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि गाँव वासियों को आप लोग जो है अपना निशान और नंबर जो है उसके बारे में बताएं। देखो, मेरा निशान है सिलाई की मशीन जी। 5वें नंबर पे आता है बेल्ट में जी। और इसको इतने बहुमत से वोट डाल दो कि आने वाली जो जनरेशन है ये भी कह दे कि यहाँ गांव में कोई महेश कुमार बाबा सरपंच आया था और वो 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ के चला गया। जो 40 साल काम नहीं हुए वो हमने करके दिखाए हैं जी। और गांव के अंदर चौमुखी विकास कराए हैं, क्योंकि हम सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार हमारी बहुत ही अच्छी है और सरकार के साथ ही मिलके हमने गांव का विकास कराया है। और गोदलिया गांव है, उन्होंने भी अच्छे कार्य में, अपने कार्य में अच्छा हमारी तरफ ध्यान दिया है और हमने भी भाजपा की तरफ पूरा ध्यान दे के आज जिस चरण में हम बैठे हैं वो सब उन्हीं की देन है। चुनाव में अपने प्रचार के में आप लोगों के पास वोटों की अपील के लिए जा रहे हैं। कैसा प्यार, क्या आशीर्वाद, कैसा जन समर्थन लोगों का आपको मिल रहा है? इतना समर्थन मिल रहा है, लोग ये कहते हैं कि बाबा जी आप क्यों आए हमारे घर में, हम खुद ही आपके पास आ रहे हैं। और इतना जन समूह जुड़ जाता है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मैं इतना कल्पना भी नहीं कर सकता था जितना उन लोगों ने हमारे को प्यार दे रखा है। और कहते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा पहले जो मार्जिन है दुगना मार्जिन लेके जाओगे, आप घबराओ ना। और आपने इतना विकास कराया है, आप जैसा तो नुमाइंदा हमारे गांव में चाहिए। आप अच्छे सरपंच हो, बाबा जी हो, और बाबा जी आप झुका ना करो, हम आपके आगे झुकेंगे और आपको पूरे बहुमत से जिता के लाएंगे। जी। चुनाव में आपके साथ साथ और भी उम्मीदवार गांव के लिए होंगे, तो किसको चुनाव में आप मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं? देखो, मेरे मुकाबले में तो मैं कोई सोच ही नहीं रहा जी। क्योंकि उनका चेहरा अलग से है जी। और हमारा जो चेहरा है जाना पछाना है। जी। और हमने इतने विकास कर दिए हैं, उनको विकास पुरुष ज़रूरत है, ना कि ये कोई ज़रूरत है कि उनके अगर आओ भाव देखो, अगर उनके बारे में कोई पूछता है, बाबा जी हम घर में भी नहीं बैठने देते, उसको बाहर खड़ा कर देते हैं, भाई आपसे आ रहे हैं मिलने के लिए। और दूसरी बात, देखो हर एक ने अपने भाग्य लेना है, हमने अपना जैसे हमारे काम करने के ढंग हैं, हमारे काम के ऊपर वोट देंगे और हमारे चेहरे के ऊपर वोट देंगे, क्योंकि हम एक बुजुर्ग ही नाते हैं और हमारे पास ऐसे आते हैं जैसे कि अपने घर में आ गए हो। जी। पहले भी आप सरपंच रहे हैं गांव के और आगे फिर आप लोग जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे लेकर के लोगों के बीच आप जा रहे हैं? यही मुद्दे लेके जा रहा हूँ। किसी का मकान देखता हूँ, किसी के कार्ड में सुनता हूँ भी राशन नहीं आता, उनको विश्वास देता हूँ। पहले भी मैं बहुत मकान लेके आया हूँ, 24-25 मकान मैं गांव में लेके आया, 118 की लिस्ट है और गरीब जो है हमारे पे खुश है।
बीपीएल मैंने बनवाए हैं। और सबसे पहले ये देखूंगा कि हमारा जो सीवरेज लाइन चल रही है उसमें गली नाली तो अमूमन टूट जाती हैं, तो सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, पहले भी बहुत सफाइयाँ कराई हैं, अब और उससे ज़्यादा जो है सफाई की तरफ ध्यान दूंगा मैं। कोई प्रॉपर कोई योजना कोई आपके लिए आपके द्वारा जो है वो लोगों को दिखाने के लिए कोई बनाई गई है? पीएससी बनवाई थी जी जो मंडी वहाँ अपनी ज़मीन में दी थी, जी और तालाब बनवाया था 5 पौंड में, वहाँ बस अड्डे की व्यवस्था दी है। जी और इतने काम किए हैं, अगर मैं गिनाता चला जाऊं तो 1 घंटा के 2 घंटे आपके यहाँ लग जाएंगे। 40 साल का रिकॉर्ड, जो गली किसी भी नहीं बनाई थी वो मैंने बनाई है आज। और जिसका कार्य आज वो लोग ये दे रहे हैं कि हमारी ये तो बिल्कुल फुल फ्लैट कहते हैं, पहले तो 2 वोट दिए थे, अब तुम्हारे को 10 वोट देंगे। आपके कार्य इतने अच्छे हैं, हम कोई भी दुखी नहीं है। अब इतना प्यार देते हैं, इतना बिठाते हैं, 1-1 घंटा बिठा लेते हैं। भाई इसी लारे आप वोट मांगने तो आए हो, हमारे घर में तो आए हो, और बाबा का नाता दे रखा है लोगों ने। अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हो? क्या जो काम रुका हुआ था गांव के लिए वो आपने किया, किसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हो? देखो, हमारे यहाँ बाईपास की बड़ी डिमांड थी। यहाँ हमारे सामने ही आप देखते हो कि जाम लग जाता है। मैं खुद अड्डे पे खड़ा होकर जाम खुलवाता हूँ। हमारे बस अड्डे पे पुलियाँ टूटी थी, वो खड़ा होकर बनवाता हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा ये काम है कि हमारा यहाँ पीएससी का काफ़ी तगड़ा काम चल गया है। वो बाहर नहीं जाते लोग, यहीं उनका जो है व्यवस्था का ध्यान दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो महेश कुमार बाबा जी के द्वारा बताई गई है कि मेरे कार्यकाल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि की यदि बात करें तो वो पीएचसी का निर्माण है, जिससे लोगों को बीमारी में इलाज के लिए बाहर दूर दराज के इलाके में जाना नहीं पड़ता है। महेश की बारिश के दिनों में आपके गांव में जल भराव की जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है। उसके लिए आपने पिछले कार्यकाल के अंदर क्या क्या प्रयास किए हैं, और आने वाले जो चुनाव है उसमें यदि आप सरपंच बन जाते हैं तो उसके लिए क्या कुछ रोड मैप आपने बनाया? पहले तो मैं सारी दुनिया से ये गांव वालों से माफ़ी मांगता हूं कि सीवरेज का काम चल रहा है, साइड में नाले हैं वो बंद पड़े हैं, जो ये पानी है, पानी निकलने की कोई अवस्था नहीं है अभी इस समय। और पूरा ठेकेदार को टाइट करता हूँ, गलियों में भी जाता हूँ, गलियाँ भी सारी पटी पड़ी हैं। ये जो है थोड़ा समय लगेगा इसमें। दूसरा, हमारे जो गांव के चारों तरफ ढेर लगे हुए हैं, और पहले बनते ही ट्रैक्टर ट्राली लाऊंगा और टेम्पू लाऊंगा और इसको गंदगी को बाहर ही निकालूंगा, जो कि हमारी पंचायत की जगह पड़ी है, वहाँ लेके जाऊंगा। जी, निकासी के लिए क्या कुछ प्लान बनाया? निकासी के लिए ये बनाया है कि हमारे तालाब पूरे फुल ओवर हैं कनेक्शन लेके, और इन पे मोटरें लगाई जाएंगी, और पानी का टुपका भी हमारे तालाबों में नहीं मिलेगा। और जब तालाब में पानी नहीं होगा, नाले साफ करवाऊंगा तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। आपका जो गांव है वो जिला मुख्यालय से काफ़ी दूरी पर स्थित है, तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत जो है वो लोगों को होती होगी। बुजुर्ग जो लोग हैं, खासकर महिलाएं जो हैं, गांव की बहन बेटियां जो हैं, उनको कहीं ना कहीं लिफ्ट लेकर के, लोगों का सहारा लेकर के वो शहर जाना पड़ता है। तो ऐसी परिवहन की व्यवस्था गांव में अभी क्या है, और आगामी आने वाले दिनों में आप क्या आश्वासन जो है, क्या वायदा गांव के लिए करना चाहोगे? पानीपत बरसत 15 मिनट में बस आ जाती है। 3-4 बसें रूटीन में लगी हुई हैं। घरोंडा बरसत के लिए टेम्पू हैं और 2 बसें लगी हुई हैं। इसीलिए लोग थोड़ा सा इंतज़ार तो ज़रूर करते हैं, मगर वो समय पे पहुंच जाते हैं। ऐसी कोई भी ये तो अवस्था है ही नहीं, हमारे गांव में कोई तकलीफ़ नहीं है इस बारे में। युवाओं के लिए क्या वायदा करना चाहिए? युवाओं के लिए मैं पहले भी कहता था और अब फिर दावा ठोक रहा हूँ
मैंने सीएम साहब के पास भी अपनी रिक्वेस्ट भेज रखी है कि हमारे को खेल का मैदान दिया जाए गांव के अंदर, जिनसे कि ये युवाएं उस ध्यान में लग के और नशा मुक्ति बन जाए। और पूरा आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो, जो कि लड़ाइयाँ दंगे या उरे फसाद होते हैं, मैं गांव में ही इनका फैसला करता हूं, ना कि मैं किसी प्रशासन वाले को तंग करता हूं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो और बरसत में घूम के देख लो, लोग यही कहेंगे भी फैसला का तो उन्होंने बिल्कुल इस तरह कर रखा है कि जैसे एक मींह पड़ता है ना, मैं फैसले यहीं पे यहीं करवा देता हूँ जी। तो एक बड़ी बात जी जो है बाबा जी ने बताई है कि जब छोटी छोटी बात को लेकर के गांव में झगड़ा या तनाव हो जाता है तो उसका निपटारा पुलिस थाने पहुंचने से पहले ही यहाँ पर गांव के स्तर पर जो है वो निपटारा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की पहल से जो है लोगों का समय और पैसे की बहुत जो है वो बचत होती है। तो मेरी भी आप सभी से अपील है कि आप इस प्रकार के सामाजिक कार्यों को आप भी जो है बढ़ चढ़ कर भाग लें। बाबा जी गांव के बच्चों को, खासकर जो है गरीब तबका जो है, उनको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता है, जिससे वो परिवार जो हैं आर्थिक बोझ के तले दबते चले जाते हैं। यदि वो सुविधा, प्राइवेट स्कूल वाली सुविधा गांव के सरकारी स्कूल में उपलब्ध करवाई जाए तो उससे लोगों को कुछ निजात मिल सकती है। क्या इसके लिए आपके पास कोई योजना गांव वाले के लिए है? योजना पूरी मैंने 10 कमरों का इंतज़ाम करवा रखा है स्कूल में जी। अभी मेरे ही काल में 10 कमरे सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए बने हुए थे। एक एक क्लास के अंदर 150-150 बच्चा था। प्रशासन को गुहार लगाई, प्रशासन को लेटर लिखे, जिसमें कि हमारे बड़े स्कूल के अंदर उन्होंने 10 कमरे की ग्रांट दी है और वो बन के तैयार हो गए हैं। और दूसरा, एक महिला कॉलेज की भी मैंने डिमांड कर रखी है, जो कि सीएम साहब ने बिल्कुल हाँ कर रखी है, और उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था करके वो महिला कॉलेज भी गाँव बरसत में लेके आऊँगा जी। ये दावे से ठोकता हूँ बात में जी। आजकल बेरोजगारी का आलम है, तो ऐसे में सरकारी नौकरी का सपना लिए जो युवा हैं वो कोचिंग के लिए शहर जाना पड़ता है और कोचिंग के बाद लाइब्रेरी में बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। गांव के अंदर क्या पिछले कार्यकाल में लाइब्रेरी के लिए कोई कदम उठाया गया या आगे की आपकी इसके संबंध में क्या रणनीति रहेगी? लाइब्रेरी के लिए जगह की व्यवस्था कर रखी है जी। और पक्का विश्वास देता हूँ कि लाइब्रेरी गांव के अंदर खोल के दूंगा और बच्चों को बाहर नहीं जाने दूंगा जी। एक और बड़ी समस्या जो है बाबा जी गांव के अंदर रहती है कि जैसे अभी सर्दी का मौसम जो है शुरू हो चुका है, धुंध पड़नी भी जो है वो शुरू हो जाएगी, तो चोर प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो गांव में पशुधन की जो चोरियां हैं वो करना शुरू कर देते हैं। ऐसी घटनाएं आप लोग भी जो है पेपरों के अंदर पढ़ते होंगे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इनको रोकने की दिशा में आप क्या कदम उठाएंगे, क्या योजना आपने बनाई? देखो, पहली तो ये बात कहता हूँ कि हमारे गांव में एक 10% पशु रह गए हैं, 90% पशु को पालना ही छोड़ गए हैं जी। दूसरा, बहुत लंबी सोच थी हमारी कि मैं हर चौराहे के ऊपर हर गांव में एक कैमरों की व्यवस्था कर दूंगा और इतनी कर दूंगा कि लोग बाग चोरी करना ही भूल जाएंगे। ये मेरे दिमाग में है। और भी काफ़ी बातें हैं जो कि आपने देखा है, सरपंच पे 1 साल में सुध बुध लेते हैं, 2 साल हमने काम किया, तीसरा चौथा साल तो हमारा कोरोना में और आंदोलन में चला गया। हमारे को समय भी कहाँ मिला है। अगर फुल फ्लैट समय देता तो मैं एक 4 चांद लगाने वाला इंसान हूँ गांव के अंदर। और मैं धार्मिक परिस्थितियों का आदमी हूँ। धर्म की तरफ हर महीने लंगर लगाता हूँ घर से, और आपने देखा है यहाँ दारू नहीं दे रहा, मैं तो लंगर खिला रहा हूँ। दूसरा, मैं हाथ उठा के गांव की तरफ ये देखता हूँ, कहता भी हूँ किसी से 10 रुपए ले रखे हो तो मेरे से 1000 रुपया ले लो, जो मैंने कहीं ठगी मार रखी है जी। तो बड़ा दावा जो है वो महेश कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है
कि मेरे द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार की कोई ठगी या चोरी जो है वो गांव के लिए नहीं की गई है। तो दूसरा जो है, आप बोल रहे हैं कि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का या धार्मिक इंसान हूँ। महिलाएं जो हैं, जो बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, वो कीर्तन वगैरह आदि में जो है ज़्यादा रुचि लेती हैं। तो महिलाओं के लिए आप क्या जो है वायदा या क्या घोषणा करना चाहोगे? महिलाओं के लिए मैंने एक ओम शांति की जगह दे रखी है। जाके देखो, बहुत बढ़िया मंदिर बना रखा है उन्होंने, वो प्रशासन की इमदाद से दी है। दूसरी एक मैंने कुटिया की जगह दी है, जो आश्रम की जगह दी है, सच्चिदानंद महाराज हैं, उनकी जगह भी दे रखी है। वो थोड़ा बढ़ने में लेट होगी क्योंकि वहाँ से हुक्म होते हैं, वहाँ से नक्शे आते हैं, कुछ लेट हो गया। इतने हमारे कागज़ चले गए थे, कुछ उन्होंने भी ढील कर दी है। उनकी भी जो महिलाओं की कीर्तन की जगह है, बिल्कुल फुल फ्लैट दे रखी है, वो भी कोई संकोच वाली बात नहीं है। और बाकी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, कीर्तन तो हमारे गांव में चलता ही रहता है। सबसे बड़ी बात मैंने क्या की है, पहले हमारे गांव के अंदर पार्टीबाजी होती थी, आज हमारे गांव के अंदर कोई भी पार्टीबाजी नहीं है। 36 बिरादरी रल मिल के चल रही है। और आप जाके सारे गांव में घूम के देख लेना, हर बिरादरी से प्यार करता हूं, हर इंसान से प्यार करता हूं, और गांव से तो ज़्यादा करता हूं। जी। तो यदि गांव अब की बार फिर आप पे सरपंची का जो ताज है वो पहनाता है, तो ऐसे में अब की बार सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहली तो यह है, मैं देखो सफाई अभियान चलाऊंगा। हमारा चैप्टर आया था लैट्रिन बाथरूमों का, जो पुरानी पड़ी थी वो भी मैंने बनवा दी थी। एक बस अड्डे पे बना दी है, जो कि बाहर के आने जाने वाले हैं, कहीं भी मेरी बेटियाँ मावाएँ दुखी ना हो, बहनें दुखी ना हो, वो भी मैंने व्यवस्था कर रखी है। और सबसे बड़ी एक बात, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई है कि बस अड्डा दे रखा है, वहाँ बैठने की अवस्था नहीं है लोगों की, वो भी उनकी बना के दूँगा। और जल नल की भी पूरा अवस्था दूँगा। और बस अड्डे पे जो भीड़ लगती है, इसको भी पहले कदम से उठाऊँगा और इनको समझाऊँगा भी रेडियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा बैक लगा लो और इसको खुला करके रखो। और सफाई पूरे चरम से इसको लेऊँगा कि आप देखोगे कि बरसत गांव पहले भी कैसा था और अब भी कैसे चल रहा है। अक्सर गांव के अंदर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि डिपो होल्डर्स जो होते हैं, राशन डिपो होल्डर, उनके प्रति लोगों के मन में एक नाराज़गी होती है। क्या आपने पिछले कार्यकाल के अंदर उसको दूर करने का प्रयास किया है, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को जो राशन समय पर मिलना चाहिए था, क्या वो उस कार्य प्रणाली से संतुष्ट है? मेरे गांव के अंदर 3 हैं राशन कार्ड जो राशन बांटते हैं, डिपो होल्डर हैं। आज तक उनसे मेरी बातें होती हैं और मैं मौके पे चला भी जाता हूं। कोई भी आदमी मेरे पास शिकायत लेके नहीं आया कि समय पे मेरे को राशन नहीं मिलता। मैं चेक करता हूं क्या अनाज गलत आया है या आटा गलत आया है या कोई ये तेल भी दे रहे हैं या चीनी भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। मेरे को आज तक उनकी कोई भी शिकायत नहीं आई है। जब शिकायत ना आए तो फिर उसको ज़्यादा लेवल में लेना बेकार होता है। अक्सर गांव का जो लोग है वो थोड़ा सीधा साधा जो प्रवृत्ति का होता है, उसको सरकारी जो योजनाएं सरकार की तरफ से जो लोगों की भलाई के लिए चलाई जाती है, उनका ज़रूरतमंद लोगों तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है। अक्सर पूर्व की सरकारों में प्रधानमंत्री रहे, उनके द्वारा भी ये स्वीकार किया गया है, यदि केंद्र से 100 रुपया चलता है तो वो ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते केवल 16 पैसे जो है वो रह जाता है। क्या ज़रूरतमंद लोगों को सरकारी सुविधाओं का, सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उसके लिए क्या वायदा या क्या आश्वासन जो है लोगों को आप करना चाहोगे? मैंने जैसे BPL है, पेंशन है, इस टाइप की बहुत सारी सुविधाएं। मैंने पहला कदम जो उठाया था, एक पंचायत घर बनाया था। पंचायत घर के अंदर एक CSC खुलवाई थी। CSC में सारी सरकारी योजनाएं आ जाती हैं। वो इनके चौकीदारों के माध्यम से अनाउंसमेंट करवा देता हूँ, भाई ये सुविधा आई है और जाके अपना ले लो। दूसरा,
मैंने किसी गरीब को भी एक ऐसा नहीं कहा कि ये राशन मिलेगा या भकाया नहीं है ना। मेरा काम है एक सच बोलना। जब मैं खुद ही नहीं खाता तो औरों को क्यों खाने दूंगा। मेरी आवाज़ थी, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। मैं इसलिए हाथ उठाता हूँ कि किसी ने भी 10 रुपये का अगर ब्लेम लगाया है तो 1000 रुपया दावे से कह रहा हूँ वो ले जाएं। और मैं बिल्कुल फिर भी दावे से कहता हूँ, जब मैं खाता ही नहीं हूँ और ना मैं खाने देता हूँ। और 36 बरादरी का नारा है और बाबा जी को दोबारा लाना है। तो एक लास्ट सवाल आपसे है, लोगों से क्या अपील जो है आप करना चाहोगे? लोगों से यही अपील करना, अगर मैं बेदाग हूँ तो मेरे को दोबारा लाओ। और जो 40 साल के रुके काम थे मैंने करके दिखाए हैं, और एक मौका और दो। जो अधूरे काम पड़े हैं ये पूरे कर दूंगा, क्योंकि सरकार में हाथ है। नया आएगा उसको 2 साल कागज़ नहीं मिलेंगे, कोई उसको तरीका नहीं आएगा। और मैं ये दावा कहता हूँ कि 12 तारीख को अगर मैं डिक्लेयर रहता हूँ, 13 तारीख से ही विकास का पहिया जो है दोबारा चला दूंगा। तो महेश कुमार जी का कहना है कि मेरे पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, क्योंकि पूर्व में भी मैं सरपंच रह चुका हूँ। नया सरपंच जो आएगा उसको कार्य प्रणाली समझने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिएगा। ऐसी अपील जो है महेश कुमार जी आप लोगों से कर रहे हैं। महेश कुमार जी एक बार अपने चुनाव चिन्ह के साथ जो है लोगों से अपील करके बताइए। चुनाव चिन्ह है, हर घर में मौजूद पड़ी है सिलाई की मशीन। 36 बरादरी का नारा है, दोबारा बाबा जी को लाना है। और चुनाव चिन्ह है मशीन। मशीन पे मोहर लगा के बटन दाब के मशीन पे ही बटन दाबो और भारी बहुमतों से दोबारा लेके आओ। और विकास का पहिया इस तरह दौड़ा दूंगा जैसे मोदी जी का नारा है, भाई विकास ही मेरा कार्य है और विकास ही कर दे ही चले जाना है। तो आज की इस खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद थे गरोंडा उपमंडल के गांव बड़सठ से सरपंच पद के उम्मीदवार महेश कुमार मलिक जी, जिनका चुनाव चिन्ह सिलाई की मशीन है। तो आप सभी से अपील कर रहे हैं कि आने वाली 12 तारीख को मशीन के सामने वाला बटन दबा करके उन्हें विजयी बनाएं। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।